तीसरी ओर इन दोनों की उत्सवों की रचना जिस बड़े आकार के अंतर्गत हो रही है उसका अमृत महोत्सव। और एक ही समय में जहां हम एक तरफ तो डोगरी के माध्यम से विज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ 21वीं शताब्दी भारत की विज्ञान यात्रा का लेखन डोगरी भाषा और डोगरी लिपि में करने का भी एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्योंकि हम सब शोध के विद्यार्थी हैं, विज्ञान से संबंध रखने वाले, तो प्रश्न ये कि ये पुस्तिका क्यों, इसकी आवश्यकता क्या, इसके पीछे का भाव क्या, लक्ष्य क्या, मकसद क्या। और दूसरा प्रश्न, यदि इस पुस्तिका का रचना करनी ही थी तो फिर डोगरी भाषा में। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, हम सब मानते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, मैं तो ये कहूंगा कि भारत में विज्ञान का ये स्वर्णिम युग है। और क्योंकि विज्ञान के 6-7-8 विभाग जो भारत सरकार में हैं, सबके साथ मेरा संबंध है। बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, IMD, अर्थ साइंसेस। तो मैं साक्षी हूँ इस बात का कि जिस प्रकार का प्रोत्साहन और सहयोग हमें वर्तमान प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्राप्त हुआ और जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान को प्राप्त हुई है, इस प्रकार की पहले कभी न थी। और न केवल प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सहयोग उपलब्ध करवाया, बल्कि उसका किस माने से, किस तरीके से जीवन को सरल बनाने में, ईज ऑफ लिविंग हासिल करने में उपयोग किया जाए हमारी दिनचर्या में, ये भी हमें सिखाया। और साथ ही साथ भारत की विकास यात्रा और विश्व शिखर पटल पर पहुंचने के लिए किस प्रकार विज्ञान का रास्ता हमारे लिए उपलब्ध रहेगा, वो रास्ता भी दिखाने का काम उन्होंने किया। और जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कि 25 वर्ष के बाद सन 2047 में जब भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शिखर पटल पर खड़ा होगा, तो निश्चय ही वहां तक पहुंचने के रास्ते की नींव, उसका आधार हमारी वैज्ञानिक क्षमता रहेगी, वैज्ञानिक प्रतिभा रहेगी। और ये बात माने केवल कहने मात्र में नहीं कहना, क्योंकि हमें सिखाया गया एविडेंस बेस्ड तर्क करना, जब भी शोध करना, जब भी अनुसंधान करना। अक्सर आजकल हमें अध्ययन करने का समय नहीं रहता। सोशल मीडिया सुबह उठते ही पहले देखते हैं व्हाट्सएप में कौन कौन से मैसेज। पुराने जमाने में पुस्तकों का अध्ययन होता था, सोते वक्त भी होता है। सोते वक्त कोई मैसेज ना छूट जाए, उठते ही ना छूट जाए, उसकी चिंता ज्यादा सताती है। लेकिन यदि आप पीछे देखें तो कितनी अद्भुत यात्रा रही है भारत के विज्ञान की। केवल आप एक क्षेत्र की तरफ देख लें, अंतरिक्ष का। जब भारत ने अपना अंतरिक्ष का कार्यक्रम प्रारंभ किया सन 50 और 60 के दशक में, बहुत ज्यादा साधन नहीं थे हमारे पास, सुविधाएं भी नहीं थी, सरकार की प्राथमिकता में भी नहीं था। हम इस तरह की बात करें तो विश्व व्यक्त करता था। लेकिन हमारे 2 नौजवान गुजरात से जन्मे विक्रम साराभाई और आप ही की यहाँ की संतान, जैसे अक्सर हम डोगरा डोगरा तो कहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सतीश धवन ने मिलकर के अंतरिक्ष का जब कार्यक्रम शुरू किया, तो अक्सर उस दिन मंगलौर में भी उनके हेडक्वार्टर में कहना था कि विश्व ने हमारा मजाक उड़ाया होगा, कितनी उड़ाई होगी,
कि जहां एक और रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहे थे, हम उस समय लघु गीत गाते थे कि चलता मामा दौड़ के, और ख्वाब देखते थे अंतरिक्ष पर जाने। लेकिन व्हाट अ क्वांटम जंप। सन 1969 में, और ये बात मैंने दूसरे दिन कुछ एक वैज्ञानिकों के आगे रखी, सन 1969 में अमेरिका ने अपना पहला मानव चांद की धरती पर उतारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने वहां को थोड़ी सी टहलकदमी भी की, 5-10 कदम घूम करके जो आए, BBC ने उसकी फिल्म बनाई, और उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन मैं दूसरे दिन ये कह रहा था कि आर्मस्ट्रॉन्ग वहां टहल कर तो आ गए, लेकिन चंद्रमा की धरती पर पानी की मौजूदगी को ना देख सके। कई वर्ष के बाद हमारा चंद्रयान गया और उसके चित्र लेकर के आया, और दुनिया को ये सूचना दी कि चांद की धरती पर जल के उपस्थिति का अर्थ ये है H2O, कि ह्यूमन हैबिटेट कुड बी पॉसिबल। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रतिभा भी थी, हमारे पास काबिलियत भी थी, ह्यूमन रिसोर्स था, परंतु उस प्रकार की इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व नहीं था जो आज मोदी जी ने हमें दिया है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये कि अभी 3 वर्ष पहले अभी तक अंतरिक्ष का विभाग गोपनीयता में काम करता है। कभी कभी आप अखबार में पढ़ते थे छोटे से कॉलम में श्रीहरिकोटा, किसी को ना मालूम श्रीहरिकोटा कहाँ है, एक रॉकेट वहां से गया। पहली दफा जब मैं 26 मई 2014 को हमारा शपथ हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद ही एक लॉन्चिंग था, जैसे आज सुबह था। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन जो हमारे मित्र भी हैं, जो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको एडवाइजर के तौर पर भी आमंत्रित किया है, जो वहाँ विभाग स्थापित हुआ है, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आज मैं रात्रि को आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ हमारे वैज्ञानिक भी नहीं जा सकते, प्रतिबंधित स्थान। वो सुबह 4:30 बजे लॉन्चिंग थी, तो 12 बजे वहाँ गए, बिल्कुल उसके नज़दीक लॉन्च व्हीकल के खड़े हुए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहने लगे कि यहाँ हम अपने स्टाफ को भी नहीं आने देते। तो मैंने कहा, डॉक्टर आई हैव राधा आई हैव learn one new thing every day in my life. And what I learned today is that to reach this spot, either I should be as eminent as scientist like you, or somehow manage to become a minister in space. लेकिन on a serious note मैंने दूसरे दिन कहा कि इस तरह से करने से हमें लाभ क्या है, और मैं आज धन्यवाद करता हूँ, आभार भी, ये मोदी जी की आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लेने की इच्छा शक्ति। 3 बरस बाद उन्होंने इसको गोपनीयता से हटा करके अंतरिक्ष विभाग के दरवाजे दुनिया के लिए खोल डाले। और आज स्थिति यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स वहां आ रहे हैं। 1.5-2 साल के भीतर हमारे पास 60 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। अभी पिछले ही सप्ताह 6 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में ऐसे थे जिनको हमारे विभाग की ओर से आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा का विभाग, क्योंकि यदि एविडेंस ना दो तो लगेगा कि सिर्फ अमृत महोत्सव पर अमृत भाषण दे दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर तो हम सब वैज्ञानिक हैं। परमाणु ऊर्जा का सारा के सारे संस्थान सीमित थे दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिकतर। आज दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर नाम का स्थान है, वहाँ पर हमारा न्यूक्लियर प्लांट जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है अगले वर्ष तक वो फंक्शन भी हो जाएगा। और परमाणु ऊर्जा को हमने जॉइंट वेंचर्स के लिए मोदी जी की अनुमति से खोल दिया, उसमें भी पार्टनरशिप से काम किया जाएगा। यानी इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है विज्ञान को आगे बढ़ाने की, जो पहले ना थी। और इतना ही नहीं, इन 7-8 वर्षों में एक नई उपलब्धि ये रही कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां पर विज्ञान का उपयोग ना लाया गया। आज आप रेलवे देखिए, अनमैन्ड क्रॉसिंग देखिए, वहां पर सैटेलाइट सर्विसेज का इस्तेमाल होता है। स्मार्ट सिटीज देखिए,
रेल ब्रिजेस देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन देखिए, स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन देखिए, कृषि में सॉइल हेल्थ कार्ड देखिए, ड्रोन्स देखिए। और ये भी मोदी जी के शासनकाल में संभव हुआ। और फिर कोविड के बाद जिस प्रकार से भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया, उसके परिणाम स्वरूप आज भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, वैज्ञानिक क्षमता का लोहा दुनिया मानने लगी है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मोदी जी ने विज्ञान को प्रयोगशाला अथवा लेबोरेटरी से निकाल करके हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया। और आज प्रोफेसर उमेश राय के हम यहाँ बैठे हैं, जो ये कह रहे थे थोड़ी प्यास देर तक सहन करनी पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि सुखद प्रारंभ आज हुआ है। इसी प्रकार स्टार्टअप मूवमेंट आज से 5-6 वर्ष पहले तक भारत में बहुत ज़्यादा इसका न चलन था, लोगों को समझती कि स्टार्टअप होता क्या है। सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो मुझे याद है, मुझे कई लोगों ने पूछा कि साहब इसका अर्थ क्या है। देखिए 5-6-20 वर्ष के भीतर कितना परिवर्तन आया है। जहाँ 2014 से पहले मात्र 350 स्टार्टअप थे इस देश में, आज बढ़कर के 74,100 से अधिक यूनिकॉर्न। और पूरे विश्व में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे स्थान पर है। वी हैव स्टार्टेड ऑफ लेट बट वी हैव टेकन ओवर इन अ बिग वे। 6 वर्ष के भीतर स्टार्टअप की नीति कायम हुई 2016 में, और 6 वर्ष के भीतर वी हैव ओवरटेकन द वर्ल्ड। और इस दशक को भारत की टेक्नोलॉजी का दशक कहने जाते हैं, टेक डेकेड, टेक इंडिया डेकेड। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही है। वो हमारी क्षमता को, हमारे संकल्प को और निष्ठा के साथ परिश्रम करने की सलाहियत को अब स्वीकार करने लगी है। और 2047 तक जब विश्व हमारी ओर, हमारी अगुवाई के लिए देखेगा, जिसका हम सबको विश्वास है, तो हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या हम वो अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या स्तर है। और जब 2047 में किस प्रकार का स्वरूप रहेगा, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। अक्सर हम जब 2047 की बात करते हैं तो हम बड़े शौक से करते हैं। मेरी फेवरेट टॉपिक दीज डेज, जैसे मैं बच्चा था तो होता था माई फेवरेट लीडर, आई कॉल इट 2047। लेकिन somehow we tend to look at 2047 through the prism of 2022। हमें समझ नहीं आता कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया, इतनी तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी बदल रही है। हमें साइंस में सिखाया गया था, मुझे यह लगता है हम सब साइंस के विद्यार्थी, हमने भी सीखा होगा, प्रोस्पेक्टिव के लिए रिट्रोस्पेक्टिव जरूरी है। मैं उस दिन कुछ विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि आपने अगले 25 साल की कल्पना करनी है तो पहले अपनी नजर दौड़ाइए आज से 25 वर्ष पूर्व क्या दृश्य था और आज क्या दृश्य। So if you go back to 1997, exactly 25 years ago, what was newest, what was the latest technology? STD booth। राजनीतिकों के पास लोग जाते हैं, साहब एक STD बूथ करवा दीजिए, औलाद सेटल हो जाएगी। लेकिन औलाद के बड़े होते होते से STD बूथ बंद हो गए। आज आप बच्चों से बात करें आपको हंसेंगे। दूसरी क्या टेक्नोलॉजी थी आपकी, टी सीरीज गुलशन के, लाकर आप घर में फिल्म देखें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहले थिएटर जाना पड़ता था, आज वो कहाँ चले गए। कल्पना की थी आप। कोरियर सर्विस, कई के परिवार कोरियर से पल गए, एक नई क्रांति आई, डाकखाने बंद हो गए, आज कहाँ गए। इसलिए मैंने एक नया प्रयोग किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के तहत एक समिति बना करके पहले हम इंडेक्सेस बनाए कि 2047 होगा क्या, फिर हम अपने लिए उस प्रकार की क्षमता तैयार करने का प्रयास करें। और उसमें क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व रहेगा, इसलिए साइंस विद टेक्नोलॉजी विद इनोवेशन एंड इमेजिनेशन,
पहले हम अपने आप को तैयार करें, फिर हम दूसरों को उसका भागीदार बना सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न कि ये पुस्तिका डोगरी में क्यों? आपने देखा होगा समय समय पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का शोध मातृभाषा में हो, क्षेत्रीय भाषा में हो। और उसके पीछे ये भी भाव है कि कई एक बातें शायद उतनी सरलता से हमारे समझ में नहीं आती जितनी मातृभाषा में समझ आती है। लेकिन उससे भी बड़ा एक ये भी कारण है कि यदि हमने 2047 तक उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो प्रत्येक योगदान, प्रत्येक नौजवान का उसमें योगदान रहे। और इसलिए कोई भी नौजवान अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का पर्याप्त उपयोग करने में इसलिए समर्थ न रहे कि उसे अंग्रेजी या हिंदी का ज्ञान नहीं, क्योंकि उसकी असमर्थता सारे देश की असमर्थता होती है। और इसलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसके लिए देना जरूरी है, ताकि कल वो किसी कंपटीशन में बैठता है, विज्ञान के शोध के, विज्ञान के किसी अन्य कार्य, टेक्नोलॉजी की किसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी दावेदारी करता है। हो सकता है उसमें प्रतिभा दूसरों से अधिक हो, परंतु किसी भाषा विशेष का ज्ञान ना होने के कारण यदि वो उस पद से वंचित रह गया तो मान लीजिए कि राष्ट्र उसकी प्रतिभा का उपयोग करने से वंचित रह गया। और ये तो प्रमाणित हो चुका है कि विज्ञान का किसी भाषा विशेष के ज्ञान के साथ कोई कोरिलेशन नहीं। यदि ऐसा होता तो रूस आज रूस ना होता, चीन आज चीन ना होता, जापान आज जापान ना होता। लेकिन हमारी एक विडंबना है, वो विडंबना ये कि लगभग 200 बरस तक हम लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी पर कायम करें, और इसलिए हमारा सारा पाठ्यक्रम, हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी सामग्री अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। और अब सबसे बड़ी चुनौती, जिसमें प्रोफेसर ललित मंगोत्रा और प्रोफेसर शर्मा और इनकी में सहयोग चाहिए, अनुवाद की। एक डोगरी की किताब तो इन्हें बनाई होनी है नुकल हो रहा है, पर ਉਹਦਾ अनुवाद ਜਿਹੜਾ डोगरी का साहित्य है, ਇਹ ਕੰਮ डोगरी का ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੋ ਇਸ कार्यक्रम का। अनुवाद ऐसा होना चाहिए भी ਜਿਹੜਾ अनुवादित वर्शन ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਚਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਉਹ ਭਵੈ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾ, क्योंकि उसकी क्षमता भी है जैसे अपने आज कायम करनी है। आज तो 3-4 बरे पहले IAS के किस बच्चे एक आंदोलन शुरू किया, क्योंकि वो भी मैं दिखना जी मसूरी की अकैडमी है, हर साल जिसले भी फेल हो जाते पुगले पुगते 5-10 दिन धरने लाते हैं। UPSC के बाहर एक टेंट हाउस है, वो टेंट हाउस वाले ने उत्थे मुस्तकिल लाई उड़े दा वाला कुछ ना दबाना गया जड़ा बहुत किराया ले लिया। तो मैं भी हम 8-9 साल हुई है देखते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भी पता जेडे फेल हुई उन्हें कोई ना कोई अंदर खाना भी कोई ना कोई नुक्स कढ़ना, कदे आखना जी पेपर गलत आ, कदे आखना जी पेपर लिखने वाले की गलती, कदे आखना जी ये पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चाली का होना चाहिए। तो इस बारी जिसले वो रिजल्ट निकले तो बाद उन्हें एक नवा तर्क रखा कि जी इस बारी अनुवाद नहीं हा ठीक अंग्रेजी का हिंदी 2-3 बारी आए, असी भी उड़ाता है जंदे चौंका जंदे धरना लाते, पोस्टर लाते, सोशल मीडिया बड़ा तेज हुई इंटरव्यू बिच गाला कढ़ते, बिच बेनती करते, सोचते किसा चाली काम चलिए अभी थकी हारी भी जाते बेचारे, इन्ने चरी अगला बैच आई। और जिसले असें 25-30 साल पढ़ाने का भी काम किया, भी काम किया तो हाथ हो जाती। एक बार तो पुगने में आख्या भाई मैं 30 दिन तक दे देना आया तो फुको रजी है जे दिन दोबारा जट हो ही आता, तो
तुसीं मैं भी कन्ने सही होकर। तो इस वास्ते मैं कोई मतलब ज़्यादा गंभीरता च उस गल की नहीं लिया भी जिसले 2-3 बारी आए तो उत्थे एक बच्ची उसने मेरे ने थोड़ी कोई ऐसी गल की कि लग्या कि मैं इसका अध्ययन करना चाहिए। प्रोफेसर जिसले मैं पिछले 3 बारे के पेपर दिखे एक जगह अंग्रेजी के पेपर च स्टील प्लांट लिखे था वह अनुवाद हिंदी च करना तो उसने लिखे हुए था लोहे का पौधा। अच्छा हूँ कसूर किसी का भी नहीं वो जो अनुवादक है बेचारा वो इं आम अनुवादक एक दफ्तर होंगे बैठे थे जिसने कोई अड़की है तो गूगल दवाई उड़िया तो गूगल ने अपनी तरफा बड़ी ईमानदारी करने जवाब दिता। आखने का तात्पर्य ये कि असी अनुवाद करने वाले भी वो चाहिए ऐसे विद्वान। तो मैं प्रोफैसर ललित मंगोत्रा ने वाले पास इशारा किया कि वो इस गल की मिसाल जेडे विज्ञान के जानकार हो विज्ञान भी जो अध्ययन भी किया हुआ है अध्यापिका भी की हुआ है शोध भी किया तो कन्ने कन्ने डोगरी का भी समझ वह अध्ययन रखते हो। इस चाली का असें कि एक नवा एक ग्रुप तैयार करना पौना है आने वाले टाइम वास्ते या सच्चे माने ठीक है गलाते पिछले 50 साल दे रहे हैं डोगरी 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 करना की है इतने तक कि अपने डोगरे भुली असीं जिहड़े बाहर गए डोगरी का अनुवाद इस चाली का हुआ है भी जिहड़ा डोगरी च इम्तिहान दवा है उसी नुकसान नहीं हो। मैं प्रति सप्ताह लगभग 3-4 राज्य जाने का मुझे मौका रहा अमरीका जाइए मैं तमिलनाडु जाना भी पिछले बरहड़ भी भर्ती होना कई प्रदेश हैं इस काफ़ी हद तक प्रगति की है। गुजरात ने की आंध्रा ने की अज तो 4-5 बारे पहले IAS के पहले 5 टॉपरें एक ऐसा जाल था जिसने ग्रेजुएशन पूरी की पूरी BA तेलुगु मीडियम की थी क्योंकि जदों का मैं सरकार आया मैं पहले 20 टॉपरें करने आपू पाना उनके को अगे सीखना ही मिलता जब असीं पूछया मैं बेटे तू की वो गल है जी मैं ग्रां रहा हाँ तो नेड़े कोई कॉलेज नहीं हाँ तो जो कॉलेज सारे को नज़दीक है उत्थे पैसे टूरिए जाना पौंदा हाँ तो इन्ने पैसे भी नहीं माँ की घर च काम करती तो भी मैं ग्रेजुएशन तो जरूरी ही IAS वास्ते अगे होनी तो मैं तेलुगु च करती इस चाली गुजरात भी है।